तो देखिएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इस साल के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो देखिएगा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को, जैसे मान लीजिए कोई धातु की छड़ है को उस धातु की लवण के विलयन में डुबोया जाता है। तो जैसे ऐसे मान लीजिए एक मेरे पास ये पात्र है और पात्र के अंदर कोई लवण घुला हुआ है, और अगर हमने इसे मान लीजिए कि ये लवण है हमारे पास ZnSO4 का, सही है, सॉल्यूशन यानी विलयन बना लिया है, और उसके अंदर हमने कोई धातु की छड़ डाल दी, जैसे कि ये छड़ हमने इसमें डाल दी, सही है। अब क्या होगा, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित। भाई दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो अपने अंदर से ऑक्सीडेशन कर रही होगी, तो जब ऑक्सीडेशन करेगी, मान के चलिए ये ऑक्सीडेशन कर रही है, तो Zn2 प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये तो सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये होगा कि धातु की छड़ घुलेगी और घुलने के बाद Zn2 का आयन हमें इस विलयन के अंदर प्राप्त हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस धातु की छड़ के ऊपर हो जाएंगे, जैसे कि। तो अब क्या हो जाएगा, धातु की छड़ पर अगर इलेक्ट्रॉन हुए तो धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी, और चूंकि विलयन के अंदर धनायन की कंडीशन बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगी, तो विलयन जो हो जाएगा वो आपका धनावेशित हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर हमने जैसे कॉपर की छड़ डाली होती तो कॉपर में इसका उल्टा हो जाता, सही है। तो विलयन में सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु और विलयन के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर यानी विभव में अंतर आ जाता है, जिसे धातु का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी इसी सवाल को वो आपसे मानक इलेक्ट्रोड विभव के केस में पूछ लेता है, तो कुछ भी अंतर नहीं है ज़्यादा, आपको बस करना ये होता है कि इलेक्ट्रोड विभव में हम लोग किसी भी धातु का जो लवण तैयार करते हैं उसमें कोई मात्रा निश्चित नहीं होती है जिंक सल्फेट की, लेकिन अगर हमने ये एक मोलर विलयन तैयार करा यानी 1 मोल घोला, और टेम्परेचर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर टेम्परेचर मान लिया हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यही जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, सही। इसे ई से शो करेंगे तो उसे शो करते हैं E0 से, सही, मानक स्टैंडर्ड वैल्यू में। अच्छा, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, आगे कह रहा है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो शब्द मैंने लिखा किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है। होता ये है कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी कि हो सकता है कुछ धातुएं ऐसी हों जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दें या आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कठिनाई से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं या कठिनाई से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, तो आपका इलेक्ट्रोड विभव भी अलग अलग आएगा उनका। तो पहला तो हो गया धातु की प्रकृति, दूसरी धातु के आयनों की सांद्रता, विलयन में सांद्रता जितनी अधिक होगी उसी आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया भी प्रभावित होगी, और तीसरी है विलयन के ताप पर, टेम्परेचर जो मैंने आपसे क्या कहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 25 से ऊपर होता है तो विभव में अंतर आएगा, और 25 से कम होता है तो भी विभव में अंतर आएगा। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, प्रकृति है, आयनों की सांद्रता है, और विलयन का ताप है। तो मान लीजिए आपसे कह रखा हो उसने कि इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो ये 3 चीज़ों को तो हमें देखना है। चौथा ऑप्शन हो सकता है या तो दाब दे रखा हो या फिर दे रखा हो इनमें से सभी, तो वही आपका ऑप्शन होगा, इनमें से सभी पर। निर्भर नहीं करता है तो वो दाब अगर हुआ तो दाब हो सकता है। अच्छा, अगला सवाल है आपके पास में, नट समीकरण का उल्लेख कीजिए व इसके अनुप्रयोग लिखिएगा। तो नट समीकरण आपकी ये होती है कि इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई सेल, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 सेल, व विलयन की सांद्रता के बीच संबंध दर्शाने वाली समीकरण नट समीकरण कहलाती है। समीकरण तो खैर ये होगी आपकी, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस RT/NF लॉग बेस E, ऑक्सीडेशन की मोलर सांद्रता, ये जो ब्रैकेट होती है इसे हम पढ़ते हैं मोलर सांद्रता बटे रिडक्शन की मोलर सांद्रता। अगर हम इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर दें हम लॉग बेस 10 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.303, और किसकी गुणा करी जाती है, इसलिए हमारे पास समीकरण तो सेम है, बस हमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पर R से पहले हमने क्या लिख दिया है 2.303, और लॉग बेस E जो जहाँ था वो अब लॉग बेस 10 हो गया ऐसे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें के दे रखी होती हैं, तो देखिएगा सबसे पहले तो ई सेल है, ई सेल तो ये तो होगा विद्युत वाहक बल, EMF भी कह देते हैं, सवाल में कभी कभी पूछ लेता है। EMF ज्ञात कीजिए। E0 सेल है, ये इलेक्ट्रोड विभव है या मानक सेल विभव कहलाता है।
और मानक सेल विभव। अच्छा, आर जो है वो विलयन का स्थिरांक होता है, विलयन स्थिरांक, और इसका मान आपके पास निश्चित होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स। आपके पास टी जो है वो परमताप है, ये मान केल्विन में होगा। एन जो है वो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के बीच में जो इतने भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन। और एफ जो है वो फैराडे नियतांक होता है जो कभी कभी पद पूछ लेता है, नियतांक, और इसका मान होता है 96,500 कूलाम पर मोल। क्लियर। अच्छा, और ये ऑक्सीडेशन की मोलर सांद्रता है, ये रिडक्शन की मोलर सांद्रता है। अब वो कह रहा है कि इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिएगा नट समीकरण का जो उपयोग होता है कि सेल का इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आप लोगों के लिए। तो अब ये समीकरण थोड़ी सी हम लोग आसान कर लेते हैं। आर का मान जो 8.314 है, टी का मान भी कांस्टेंट वैल्यू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, जिसे हमने 273 अगर इसमें जोड़ेंगे 298 केल्विन बन जाएगा। और आपके पास फैराडे का जो कांस्टेंट है, नियतांक है, वो भी 96,500 है। इनको कैलकुलेशन करने के बाद हम उसके बाद इसका इस्तेमाल अपना न्यूमेरिकल में करते हैं। अब अगला सवाल आपके पास दे रखा है, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। चलिए करते हैं, देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 10वां। सबसे पहले दे रखा है उन्होंने आई का मान। तो आई का मान आपके पास दिया है 1.5 एम्पियर, और इसके बाद टी का मान दे रखा है 10 मिनट। तो आप इसे क्या कर सकते हो, मिनट को 10 गुणा 60, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। और सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं Q बराबर आई टी। तो आई का मान हमारे पास आ रहा है 1.5 और गुणा 600, तो ये Q बराबर 15 छक्का 90, 2 0 के 2 0 दशमलव 1 के बाद 1 के बाद लगाकर ये कूलाम में आंसर आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब ये स्टेप आपको याद रखना होगा। जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट की जगह कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं आपको कॉपर सल्फेट के हिसाब से दिखा रहा हूँ। देखिएगा, कॉपर सल्फेट तो ये आयनों में टूटेगा, Cu2+ आयन प्लस SO4 आयन से। अब वो आपसे अब मांग रहा है कॉपर की मात्रा। देखिएगा, कॉपर मांग रहा है ना, तो हमें करना क्या है कि कॉपर 2+ है, अब ये एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पर हमें इसे कॉपर बनाना है सॉलिड फॉर्म में। सही, यहाँ बेस में S लिख दीजिएगा, यहाँ पर AQ। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी इसके आवेश को निरावेशित करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने यहाँ इसे 1 मोल माना है तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर 2 मोल माना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ये तो 1 मोल है और यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे होता है, तो 2 मोल में हो जाएगा 2 फैराडे। अच्छा, 2 फैराडे। अच्छा, और यहाँ पे कॉपर का भार कितना दे रखा है उसने? 63 परमाणु भार है ना, 63, तो 63 ग्राम। तो अगर हम ये माने कि 63 ग्राम कॉपर अगर प्राप्त करना है तो 2 फैराडे विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। 2 फैराडे को हम लोग अगर हम 96,500 से गुणा करेंगे तो ये 1,93,000 बैठेगा। तो हम कह सकते हैं 1,93,000, वो कुछ नहीं है, 96,500 से गुणा करनी है 2 से। सही है। कूलाम आवेश से प्राप्त कॉपर की मात्रा कितनी प्राप्त हो रही है? 63 ग्राम प्राप्त हो रही है। तो 1 कूलाम से कॉपर की मात्रा 63 बटे 1,93,000, ये भी ग्राम में होगी। और अब कितने कूलाम हमने आवेश प्रवाहित करा था? सॉरी, ये है 900 कूलाम। तो हम लिखेंगे 900 कूलाम, वही सब कुछ आएगा, से प्राप्त कॉपर की मात्रा। तो कितनी हो जाएगी? 63 बटे 1,93,000 गुणा
900। सही है। अब अगर हमने इसे भाग करी, पहले तो 1 2 0 से 2 0 काटे और बाकी 9 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और 1930 से भाग करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.293 और ये किस में आएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा। सही है। चलें, अब इस सवाल में ऐसा हो सकता है, देखिए हो सकता है वैल्यू बदल जाए, कॉपर सल्फेट की जगह हो सकता है जिंक सल्फेट आ जाए, या फिर आपके पास में समय बदल जाए, यानी जो दे रखा है 10 मिनट की जगह हो सकता है 20 मिनट आ जाए, या हो सकता है 1.5 एम्पियर की जगह एम्पियर का मान बदल सकता है। बाकी तरीका आपके पास सेम टू सेम यही होगा जो तरीका दिखा रखा है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद अगला सवाल हमारे पास आ रहा है 298 केल्विन पर 0.20 एम केसीएल विलयन की चालकता दे रखी है, कापा का मान दे रखा है, इसकी मोलर चालकता यानी लैम्डा एम की मान को पूछा हुआ है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, समझ लीजिए। ऐसा सवाल आ गया तो सूत्र अगर हमें याद हो तो बहुत आसानी से हम इस सवाल को कर लेंगे। देखिएगा, कौन सा सवाल है ये, 11। देखिए सवाल में क्या दे रखा है, दिया है, ये मान दे रखा है आपके पास सी का सांद्रता 0.20 एम और चालकता यानी कापा का मान दे रखा है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सही है। तो और पूछा क्या है, लैम्डा एम बराबर क्या, यानी मोलर चालकता। तो सूत्र होता है लैम्डा एम बराबर 1000 गुणा कापा बटे सी। तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा। तो 1000 गुणा कापा का मान कितना आ गया, 0.0248 बटे सी का मान कितना है 0.20। अब देखिए दशमलव कितने के बाद है, दशमलव है 4 के बाद और यहाँ है 2 के बाद, तो 2 0 और बढ़ा दो, दशमलव कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3 ये कट गए। तो लैम्डा एम बराबर 2 से काट लीजिए इसे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौक 8। अब सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स, ये आपके पास में आंसर आ गया। क्लियर। अच्छा, अगला सवाल क्या आपका कहता है, वेग स्थिरांक को प्रतिस्थापित कीजिए। ये सवाल आपको सेट डी की जगह सी फर्स्ट में देखिएगा, सी फर्स्ट के पार्ट 2 या 3 में, यानी थर्ड या सेकंड पार्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, करवाया हुआ है। फिर है आपके पास में अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक को समझाइए और संबंधित पदों का अर्थ भी समझाइए। इस सवाल को आपको पेपर में बड़ा प्रैक्टिस के साथ में जाना होगा इस साल के लिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा, आंसर नंबर हमारे पास 13 है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग व्यंजक का वेग स्थिरांक का व्यंजक, माना एक अभिक्रिया इस प्रकार है। तो देखिएगा, कोई अभिक्रिया मान लेते हैं ए है और बदल रहा है प्रोडक्ट में, और टी बराबर 0 यानी प्रारंभ में जो है इसका ए मोल होगा, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो उत्पाद कुछ नहीं बने होंगे तो इसका 0 मोल ले लिया है। अब टी बराबर टी समय पर, सही है, तो प्रारंभ में टी समय पर हमारे पास मान लीजिए एक्स बन गया, तो ये कितना बचा होगा, ए माइनस एक्स बचा होगा। तो अब यहाँ पर हम लेंगे वेग नियम से। तो वेग जो है यानी दर जो है समानुपाती होती है ए की सांद्रता के। अब चूँकि प्रथम कोटि की है, इसे अगर हम सांद्रता को वेग को अगर हम बदल दें अवकलन में, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, के एक वेग स्थिरांक लगाएंगे और ए की सांद्रता टी समय पर कितनी दे रखी है, ए माइनस एक्स। सही, सांद्रताओं को एक साइड में कर लेते हैं, dx/a माइनस एक्स बराबर के इंटू टी टी। इस समीकरण को 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx/a माइनस एक्स बराबर के
और यहाँ डी टी। सही है। अच्छा, चूंकि आपको अब यहाँ से एक बात याद रखना है, ये डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस लॉग ई और ए माइनस एक्स। सही है। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा, ये वही मैथमेटिकल सूत्र है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर समाकलन से अवकलन कट गया तो ये बचेगा के इंटू टी प्लस सी। ये समीकरण हो गई हमारे पास 2। सही है। अब यदि मैं t बराबर 0 मान लें तो सांद्रता जो x परिवर्तित हुई थी वो भी 0 हो जाएगी। भाई t बराबर 0 तो x बराबर भी 0, तब समीकरण आपकी 2 से। समीकरण 2 आपके पास में ये रखी है। सही है। तो समीकरण 2 में क्या होगा, माइनस लॉग बेस e और यहाँ आपके पास में a माइनस एक्स बराबर के इंटू टी और आपके पास में इसका मान भी चलो लिख लेते हैं पहले पूरा सी। सही है। तो अब इसमें मान लगाना है हमें x का मान है 0। सही है। और t का मान भी 0 है। तो इसमें अगर हम मान लगाएंगे तो माइनस लॉग ई ए माइनस 0 बराबर के t का मान क्या होगा 0 प्लस सी। तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा और ए में से 0 गया, ए बचेगा। तो c बराबर हो जाएगा माइनस लॉग बेस e और a। सही है। ये c का मान प्राप्त हो गया है। तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास में ये दोबारा लिख ली थी हम लोगों ने, ये है। तो इसमें अगर हम मान रखते हैं तो माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लॉग बेस ई ए। सही है। अब लॉग ई ए इस साइड में ले जाइए तो ये प्लस में चला जाएगा, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। अब चूंकि एक सूत्र होता है लॉग का, लॉग ए बटा बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो देखिएगा ये इस जैसा लग रहा है तो यहाँ हो सकता है लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। अब चूंकि अगर हमने नेचुरल लॉग ई को खोला तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर वैल्यू जो होती हैं लॉग टेबल की वो बेस 10 में जाती हैं, तो इसलिए हमें 2.303 लगाना पड़ेगा। तो ये समीकरण कुछ ऐसे हो जाएगी 2.303 लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। और अगर और सांद्रता दिखानी है तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी। तो एक टी इधर आ गया और लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। सही। ये आपके पास डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। अब इसमें एक चीज़ और मांग रहा है, वो कह रहा है संबंधित पदों का अर्थ समझाइए। तो अर्थ कुछ नहीं है, के क्या है वेग स्थिरांक, टी क्या है समय, ए प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स है टी समय पर सांद्रता। तो अगर ऐसा कुछ मांगता है तो आप इन सबको बता देना कि के वेग स्थिरांक, टी समय, ए प्रारंभिक सांद्रता है और ए माइनस एक्स टी समय पर सांद्रता है। क्लियर। अच्छा, अब अगला सवाल है किसी अभिकारक के लिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए अथवा क्या कर दी जाए, आदि कर दी जाए। सही। तो इसके लिए हम लोग सवाल करते हैं, देखिएगा। आंसर नंबर ये है आपके पास में 14। तो एक समीकरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे ए है और ये कितना बदल रहा है पी में। तो वो वैसे भी कह रहा है द्वितीय कोटि की ना भी लिखोगे तो हमारे पास वेग नियम क्या कहता है, पहले वो लिख लेते हैं। वेग नियम से, तो वेग नियम से क्या हो जाएगा,
आर बराबर के और ए की मोलर सांद्रता की घात 2, जो कि वेग नियम में जो अभिक्रिया कोटि है वो आपकी द्वितीय कोटि की। अगर ये प्रथम कोटि की होती तो यहाँ कुछ नहीं लगाते, सही है। तो ये समीकरण हमारी 1 है। अब उसमें कहा दुगनी कर दी जाए क्या, सांद्रता अभिकारक की। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पॉइंट 1, यदि ए की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो आर डैश बराबर के और ए की सांद्रता दुगनी कर दो, तो ये हो जाएगा समीकरण हो गई 2, सही है। अब समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे हम लोग, सही है। समीकरण 2 को 1 से क्या करने पर, भाग करने पर तो समीकरण 2 ये है आर डैश बटे आर, वो समीकरण 1 से तो भाग कर रहे हैं, बराबर इसका मान कितना है के 2 ए की घात 2 बटे समीकरण 1 में क्या रखा है के और ए की घात 2। तो के से के कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। अब 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो आर डैश अपॉन आर बराबर 4, तो आर डैश बराबर हो जाएगा 4 आर। तो हम यहाँ कह सकते हैं अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाएगी। क्लियर, अभिक्रिया की दर कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। चलें, अब इसके बाद में आपसे वो आगे मांग रहा है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है आपसे, कह रहा है यदि ए की सांद्रता, देखो क्या है, आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो आर डबल डैश बराबर हो जाएगा ए बटे 2, क्योंकि अभिक्रिया कोटि 2 है तो 2 ही लगाएंगे। इसे समीकरण 3 मान लेंगे, सही है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को, जैसे यहाँ करा समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, तो समीकरण 3 को 1 से भाग करने पर, तो जब हम भाग करेंगे समीकरण को तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि समीकरण 3 कौन सी है हमारे पास में, ये है। तो आर डबल डैश बटे आर बराबर ए की घात कितनी है ऊपर, ए बाई 2 की घात 2, और हाँ सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और लगाना है के, और यहाँ के बटे समीकरण 1 में क्या है के 2a का स्क्वायर, के और a का स्क्वायर। देखिए के से के कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो आर डबल डैश बटे आर बराबर 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4 हो जाता है। तो जो आर होगा आर डबल डैश बराबर हो जाएगा वो r/4 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर 1/4 हो जाएगी। क्लियर, अभिक्रिया की दर 1/4 हो जाएगी। पहले वाले में अभिक्रिया की दर 4 गुना बढ़ जाएगी और दूसरे वाले में अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। क्लियर, चलिए अब इसके बाद में अगला सवाल आपके पास में आ रहा है ये वाला, किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकंड इनवर्स तथा 0.08 सेकंड इनवर्स है, संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। अगला सवाल है आपका ये है, किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन पर, सही है। तो अब इस सवाल को दिखने में सूत्र बड़ा है इसका, लेकिन कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बाकी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की।
देखिएगा आंसर नंबर आपके पास आ रहा है ये 15। सॉल्यूशन। अब क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है दिया है, देखो 400 केल्विन, T1 का मान दे रखा है 400 केल्विन, T2 का मान दे रखा है 600 केल्विन, वेग स्थिरांक K1 दे रखा है आपके पास में 0.02 सेकेंड इनवर्स, और K2 दे रखा है आपके पास 0.08 सेकेंड इनवर्स। हो सकता है ऐसे भी कह दे 200 600 और ये दुगना हो जाता है, तो पहले वाले को 1 मानेंगे, दूसरे वाले को 2 मानेंगे। क्लियर। अच्छा, R का मान आपके पास में नहीं दे रखा, या इसमें दे रखा है 8.314, ना ही भी दे रखा होगा तो बेटा आपको लगाना पड़ेगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। सही है। और आपसे जो पूछ रहा है वो EA बराबर क्या है, संकीर्ण ऊर्जा। पिछली वीडियो में आपको मैंने इसका रेनियस की समीकरण लिखवाई है। सूत्र होता है EA बराबर 2.303 R। सही है। log बेस 10 K2 बटे K1 और T1 T2 बटे T2 माइनस T1। तो इसमें आपके पास में 2.303 R का मान आए 8.314। सही है। अच्छा, log बेस 10 और K2 का मान आपके पास दे रखा है ये है 0.08 बटे 0.02, और T1 का मान दे रखा है आपके पास में कितना है 400 से गुणा 600 बटे 600 माइनस 400। दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे, 2 से काटेंगे 4 बार जाएंगे, 2 चौक 8। ये log बेस 10 4, log 4 का मान आपके पास ये दे रखा है 0.6020 है। तो आप लगाओगे 2.303 गुणा 8.314 गुणा log 4 का मान कितना है 0.6020 गुणा 400 गुणा 600 बटे 600 में 400 गए 200 बचते हैं, 200 दूनी 400, और सबकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 13,831 जूल मोल इन वर्स। तो आप इसे सही करके लिख सकते हैं EA बराबर 13.831 किलो जूल मोल इन वर्स। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ जाते हैं तो भी वो आपको काटेगा नहीं। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। सही है। अच्छा चले।